नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। यह एग्जाम आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और हमारा टारगेट है इस बार इस एग्जाम को हर हाल में क्लियर करना है। तो हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग आज झारखंड से जुड़े कुछ सवाल को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। आपका पहला सवाल कहता है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू मुंडा का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा के स्तर पर झगड़ों का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम स्तर पर धार्मिक अनुष्ठान करना। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और राजस्व मामलों को देखना। ऑप्शन नंबर डी, मुंडा शासक का संदेशवाहक होना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और राजस्व मामलों को देखना। तो हम लोग एक एक करके हम लोग जितना भी विकल्प दिया है सबके हम लोग एनालिसिस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहले हम लोग ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करेंगे पहले कि ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और राजस्व मामलों को देखना। यानी हाथों मुंडा जो है कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक और वित्तीय प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रशासनिक और वित्तीय प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रशासनिक और वित्तीय प्रमुख होता है। तो हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर एक की पढ़ा के स्तर पर झगड़ों का निपटारा करना की बात करें। यानी यह कार्य जो है पढ़ा राजा या पढ़ा दीवान का होता है। किसका होता है? पढ़ा राजा या पढ़ा दीवान। पढ़ा राजा या पढ़ा दीवान का होता है। और ग्राम स्तर पर इसे हाथों से अनसुलझे मामलों को पढ़ा पंचायत में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? फिर पढ़ा पंचायत में फिर से यहां लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्राम स्तर पर धार्मिक अनुष्ठान कराना। यानी कि ग्राम स्तर पर धार्मिक प्रधान पाहन होता है। कौन होता है धार्मिक प्रधान? जो है वो पाहन होता है। कौन होता है? पाहन होता है, जो पूजा पाठ कराता है और उसे टैक्स फ्री पहनई भूमि मिलती है। इसे क्या मिलती है? टैक्स फ्री पहनाई भूमि मिलती है। ऑप्शन नंबर डी का विश्लेषण हम देखते हैं कि मुंडा शासक का संदेशवाहक होना। यानी कि मुंडा शासक का आधिकारिक संदेशवाहक डाकुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? डाकुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? डाकुआ कहलाता है। फिर से लिखते हैं इसको। क्या कहलाता है? ये डाकुआ कहलाता है। डाकुआ कहलाता है और जो ग्रामीणों तक बैठक की सूचना को प्रसारित करता है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आपका दूसरा सवाल कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल उसी थाना क्षेत्र के किसी अन्य एसटी सदस्य को ही किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 46। ऑप्शन नंबर बी धारा 49। ऑप्शन नंबर सी धारा 71A। ऑप्शन नंबर डी धारा 240। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धारा 46। अब लोग इसके विश्लेषण को लोग देखते हैं कि धारा 46 जो है आदिवासियों की जमीन के संरक्षण की रीढ़ है। ये जो धारा 46 जो है आदिवासियों के जमीन की संरक्षण की क्या है? आदिवासियों की जमीन के संरक्षण की रीढ़ है। जमीन के संरक्षण के रीढ़ है। संरक्षण के रीढ़ है। ऑप्शन नंबर बी कहता है धारा 49। हालांकि इसको फिर से और देखते हैं। धारा 46 क्या कहता है? आदिवासियों की जमीन के संरक्षण की रीढ़ है और इसके तहत हस्तांतरण के लिए उपायुक्त किसकी? डीसी। किसकी लोग बात करें? डीसी की पूर्व अनुमति और समान पुलिस स्टेशन का होना क्या है? यानी अनिवार्य है। क्या है? पुलिस समान पुलिस स्टेशन का होना, स्टेशन का होना यहाँ पे अनिवार्य है। धारा 49 क्या कहता है? धारा 49 कहता है
विशिष्ट उद्योग उद्देश्यों, जैसे कि उद्योग खनन की बात होगा, इसमें क्या होगा, उद्योग खनन विद्यालय आदि, उद्योग खनन विद्यालय, विद्यालय आदि के लिए भूमि हस्तांतरण की यहाँ पे छूट देती है, जिसके लिए डीसी की विशेष मंजूरी जरूरी, डीसी की यहाँ पे विशेष मंजूरी क्या है, जरूरी है, मंजूरी यहाँ पे जरूरी है। हम लोग धारा 71 की हम लोग बात करते हैं। धारा 71 जो है भूमि बहाली का, धारा 71 को क्या कहा जाता है, भूमि बहाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमि बहाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारा 71 को भूमि बहाली कहा जाता है। और अवैध रूप से अंतरित की गई एसटी भूमि को डीसी इसी धारा के तहत वास्तविक स्वामी को वापस दिलाता है। डीसी क्या करेगा यहाँ पर, वास्तविक स्वामी को वापस दिलाता है। क्या करता है, जमीन को वापस दिलाता है। कौन दिलाता है, तो डीसी दिलाता है। अब हम लोग ऑप्शन डी धारा 240 के लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि धारा 240 जो है मुंडा खुट कटीदारों, किसकी बात हम कर रहे हैं, मुंडा खुट कटीदारों काश्तकारियों पर हस्तांतरण संबंधी विशेष प्रतिबंध यहाँ पे लागू करती है। किसके ऊपर, मुंडा खुट कटीदारी, मुंडा खुट कटीदारी, मुंडा खुट कटीदारी काश्तकारियों के ऊपर, काश्तकारियों पर हस्तांतरण संबंधी विशेष प्रतिबंध यहाँ पे लागू करते। आपका सवाल क्या था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल उसी थाना क्षेत्र के किसी अन्य एसटी सदस्य को ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब था, धारा 46। धारा 46 क्या कहता है, धारा 46 आदिवासियों की जमीन के संरक्षण की ऋण है और इसके तो हस्तांतरण के लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति और समान पुलिस स्टेशन का होना अनिवार्य है। यहाँ पे धारा 49 क्या कहता है, धारा 49 कहता है विशिष्ट उद्देश्यों जैसे उद्योग खनन विद्यालय आदि के लिए भूमि हस्तांतरण की छूट देती है, जिसके लिए डीसी की विशेष मंजूरी यहाँ आवश्यक होती है। हम लोग तीसरा लोग बात की धारा 71 की बात की, इसमें बताया गया धारा 71 क्या कहता है, भूमि बहाली कहा जाता है, यानी धारा 71 को भूमि बहाली कहा जाता है। और अवैध रूप से अंतरित की गई एसटी भूमि को डीसी इसी धारा के तहत वास्तविक स्वामी को वापस दिलाता है। धारा 240 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 240 जो है मुंडा खुट कटीदारी काश्तकारियों पर हस्तांतरण संबंधी विशेष प्रतिबंध को यहाँ पे लागू करती है। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत खुसरा या बर्गदार यानी कि बटाईदार को रैयत के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धारा 12, ऑप्शन नंबर बी धारा 15, ऑप्शन नंबर सी धारा 23, ऑप्शन नंबर डी धारा 4। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके इसका आंसर बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी धारा 4। तो हम लोग एक एक हम लोग एनालिसिस को देखते हैं। हम लोग धारा 4 कहता है इस अधिनियम की परिभाषा खंड है, धारा 4 इस अधिनियम की परिभाषा क्या है, परिभाषा खंड है। क्या है, खंड है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि बटाईदार को रैयत का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा, यानी बटाईदार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा। किसको नहीं होगा, बटाईदार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा। अब लोग एक एक हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। अब ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, धारा 12 की बात कर रहा है। धारा 12 क्या कहता है, रैयत के बुनियादी अधिकारों के वर्गीकरण से संबंध, किससे, रैयत के बुनियादी अधिकारों के वर्गीकरण से क्या है, संबंधित है, अधिकारों के
वर्गीकरण से क्या है, ये संबंधित है, संबंधित है। अब यहाँ पे हम लोग धारा 15 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। धारा 15 जो है रैयतों को अपनी जीत की भूमि पर ईंट खपराइल बनाने तथा घरेलू उपयोग के निर्माण का अधिकार देती है। कौन? धारा 15 जो है रैयत को अपनी जोत की भूमि पर, किसके ऊपर? रैयत को अपनी जोत की भूमि पर ईंट और खपराइल बनाने तथा घरेलू उपयोग के निर्माण के लिए, घरेलू उपयोग के निर्माण का यहाँ पे क्या करती है? अधिकार देती है। क्या देती है? अधिकार देती है। कौन? धारा 15। एक बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, धारा 23। धारा 23 क्या कहता है? रैयत भूमि के आपसी विनिमय की प्रक्रिया बताती है। क्या बताती है यहाँ पे? आपसी विनिमय की प्रक्रिया बताती है। प्रक्रिया बताती है कि जिसके लिए डीसी की सहमति अनिवार्य है। जिसके लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? डीसी की यहाँ पे सहमति जो है अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? सवाल क्या था आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत खुसरा या बरगदार यानी कि बटाईदार को रैयत के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है? तो आपका सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर डी, धारा 4। क्या कहता है? धारा 4 कहता है इस अधिनियम की परिभाषा खंड है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि बटाईदार को रैयत का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग इसके चारों विश्लेषण को हम लोग देख लिए। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आपका सवाल है ए, उरांव जनजाति की पारंपरिक पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा के सहायक को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए दीवान, ऑप्शन नंबर बी कोटवार, ऑप्शन नंबर सी पान भरा, ऑप्शन नंबर डी करताहा। तो जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिए। आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में अपना अपना जवाब को कमेंट्स करके बताइए। उरांव जनजाति की पारंपरिक पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा के सहायक को क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए दीवान, ऑप्शन नंबर बी कोटवार, ऑप्शन नंबर सी पान भरा, ऑप्शन नंबर डी करताहा। तो ऑप्शन नंबर ए दीवान आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए दीवान। तो इसके विश्लेषण को लोग देखते हैं। दीवान जो है पढ़ा राजा के मुख्य सलाहकार, दीवान जो है पढ़ा राजा के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है और राजा की अनुपस्थिति में न्यायिक व प्रशासनिक कार्य भी संभालता है। यदि राजा यदि नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में क्या करेगा? इसके न्यायिक व प्रशासनिक कार्य को भी संभालेगा। न्यायिक व प्रशासनिक कार्य को संभालता है। क्या करता है? न्यायिक व प्रशासनिक कार्य को संभालता है। अब हम लोग इसके अलावा जो बाकी का जो 3 जो विकल्प जो बचा हुआ है उसका भी हम लोग क्या देख लेते हैं? विश्लेषण को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? कोटवार। तो पुलिस या सुरक्षा अधिकारी का दायित्व निभाता है। कोटवार जो है पुलिस या सुरक्षा अधिकारी का दायित्व निभाता है, जो पंचायत की बैठकों की सुरक्षा को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? पान भरा। हम लोग पान भरा के विश्लेषण को देख लेते हैं। पान भरा जो है पान का मुख्य प्रशासनिक एवं पूजा सहायक होता है। पान भरा जो है पान का मुख्य प्रशासनिक एवं पूजा सहायक होता है। क्या होता है? पूजा सहायक होता है। क्या था? पूजा सहायक होता है, जो ग्रामीणों को आमंत्रित करने का कार्य करेगा। क्या करेगा? ग्रामीणों को आमंत्रित करने का
कार्य करेगा, यानी न्योता देने का कार्य करेगा। कौन करेगा? पानभारा। ऑप्शन नंबर डी बच जाता है करताहा बच जाता है। हम लोग करताहा का विश्लेषण को देख लेते हैं। करताहा जो है पद मुख्य रूप से खड़िया समाज का न्यायिक पद है। कहां का? खड़िया समाज का। इसका खड़िया समाज का। इसे ढोकलो सोहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ढोकलो सोहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर भी कहा जाता है। कहा ये क्या है? न्यायिक पद है। कौन? ये करताहा जो है वो। और जो अशुद्ध परिवारों का शुद्धिकरण कराता है इसको बोला जाता है भात भितार कहा जाता है इसको, यानी शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? भात भितार। क्या कहा जाता है? भात भितार भी कहा जाता कराता है, यानी कि क्या करता है? अशुद्ध परिवारों को शुद्धिकरण कराता है और इसको भात भितार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भात भितार कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका सवाल ये रहा, कहता झारखंड की असुर जनजाति द्वारा परंपरा से लोहा गलाने की तकनीक में किस किस्म के कोयले का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए पत्थर का कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का कोयला, ऑप्शन नंबर सी कोक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग जल्दी से आप लोग सवाल का जवाब बताइए कमेंट्स बॉक्स में। तो आपका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का कोयला। हम लोग एक एक हम लोग इस विश्लेषण को देख लेते हैं। पहले हम लोग लकड़ी का कोयला यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी का विश्लेषण को पहले देखेंगे। इन असुर लोग जो है सखुआ की सूखी लकड़ियों से वायु रहित परिस्थिति में उत्तम चारकोल यानी कि लकड़ी का कोयला तैयार करते थे। क्या करते थे? यहां पर लकड़ी का कोयला तैयार किससे? सखुआ की सूखी लकड़ियों से। सखुआ की सूखी लकड़ियों से क्या तैयार किया जाता था? वायु रहित परिस्थिति में उत्तम चारकोल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लकड़ी का कोयला को चारकोल भी कहा जाता है और तैयार करते, जिसका तापमान लोहा गलाने के लिए क्या होता था? पर्याप्त होता था। अब बाकी के बचे हम लोग तीन विकल्पों को हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण को देख लेते हैं। पहला क्या था? पत्थर का कोयला की हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं। पत्थर के कोयले का दहन नियंत्रित करने की तकनीक जो है प्राचीन काल में आदिवासियों के पास नहीं थी। प्राचीन काल के आदिवासियों के पास नहीं थी। यह आधुनिक उद्योगों का हिस्सा है। ये क्या है? पत्थर का कोयला जो है ये आधुनिक क्या है? पत्थर कोयला आधुनिक उद्योगों का एक हिस्सा है। अब बचा ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करते हैं, कोक की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात करेंगे? कोक का। कोक जो है कोयले का एक रिफाइंड रूप है। कोक जो है कोयले का क्या है? रिफाइंड रूप है। क्या है? रिफाइंड रूप है जो पूरी तरह आधुनिक कोक ओवन भट्टियों में तैयार होता है। ये पूरी तरह क्या है? आधुनिक कोक। आधुनिक कोक ओवन भट्टियों में तैयार होता है। कहां होता है? आधुनिक कोक ओवन भट्टियों में तैयार होता है। भट्टियों में तैयार होता है। बच जाता ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये अप्रासंगिक विकल्प है, क्योंकि चारकोल के पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या है? मौजूद है ऑप्शन नंबर बी में। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है संथालों की मांझी परगनैत शासन व्यवस्था में पूरे गांव की नैतिकता और आचरण पर नजर रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जोग मांझी, ऑप्शन नंबर बी प्राणिक, ऑप्शन नंबर सी भागदो प्रजा, ऑप्शन नंबर डी गोड़ाइत। अब जल्दी से अपना अपना जवाब को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है जोग मांझी। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। जोग मांझी जो है गांव के युवाओं की नैतिकता, आचरण, प्रेम विवाह और सामाजिक मर्यादाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता है। कौन होता है? जोग मांझी होता है। कौन होता है? जोग मांझी। यानी गांव के युवाओं की, किसकी? गांव की युवाओं
कि नैतिकता, आचरण, प्रेम विवाह और सामाजिक मर्यादाओं की देखरेख और मर्यादाओं की देख रेख करने वाला क्या होता है? अधिकारी होता है। उसका नाम क्या है? जोग मांझी है। उसका नाम क्या है? जोग मांझी है। अब बाकी के 3 विकल्प की भी हम विश्लेषण देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? प्राणिक। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? प्राणिक। ये जो है प्राणिक जो है गांव का उप प्रधान होता है। ये क्या होता है? गांव का उप प्रधान होता है। कौन होता है? प्राणिक जो है गांव का उप प्रधान होता है। जो प्रधान यानी कि मांझी की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में प्रशासनिक कमान संभालता है। क्या संभालेगा ये? प्रशासनिक कमान संभालता है। ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करते हैं। भागदो प्रजा की हम लोग बात कर लेते हैं। भागदो प्रजा जो है समाज के प्रबुद्ध और बुजुर्ग लोगों की परिषद है, जो गंभीर विवादों के दौरान मांझी को परामर्श प्रदान करती है। कहा? समाज के प्रबुद्ध और बुजुर्ग लोगों की, किसकी? और बुजुर्ग लोगों की क्या है? एक प्रकार से परिषद है। और यहाँ क्या होता है? गंभीर विवादों के दौरान मांझी को परामर्श यहाँ पे प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? गोड़ायत की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गोड़ायत यानी मांझी का निजी सचिव। गोड़ायत जो है मांझी का निजी सचिव। मांझी का निजी सचिव और ये संदेश वाहक होता है। क्या होता है? संदेश वाहक होता है, जो बैठक की सूचनाएं क्या करेगा? ये प्रसारित करेगा। क्या करेगा? बैठक की सूचनाएं को प्रसारित करेगा। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सीएनटी एक्ट 1908 को तैयार करने का मुख्य श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी या मिशनरी को दिया जाता है, जिन्होंने इसका खाका तैयार किया था? शायद लगता है कि ये सवाल को कलम करवाए थे। हालांकि आप लोग अपना अपना जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए जॉन एच हॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी इजी लिस्टर, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन विलिंकिंसन, ऑप्शन नंबर डी थॉमस विल्किंसन। तो आप लोग जल्दी से अपना अपना जवाब को कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए यानी आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन एच हॉफमैन। तो चलिए हम लोग इन सबका विश्लेषण को देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए जॉन एच हॉफमैन की विश्लेषण को देखते हैं। ये क्या थे? रोमन कैथोलिक मिशनरी फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने आदिवासियों की खुटकटी जमीन अधिकारी को कानूनी रूप देने के लिए इस विरध कानून का खाका तैयार किया था। किन्होंने? फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने, यानी कि जॉन एच हॉफमैन ने क्या किया था? इन्होंने कैथोलिक मिशनरी ने आदिवासी खुटकटी जमीन अधिकारी को कानूनी रूप देने के लिए इस विरध कानून का खाका तैयार किया गया था। किसका? रोमन कैथोलिक मिशनरी। किसका? रोमन कैथोलिक मिशनरी यानी कि फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने आदिवासियों की खुटकटी जमीन अधिकारों का, आदिवासियों के खुटकटी जमीन अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए इसे विरध कानून का इन्होंने क्या किया था? खाका तैयार किया था। हम लोग बाकी बचे 3 हम लोग ऑप्शंस का भी हम लोग क्या कर रहे हैं? विकल्प के क्या करेंगे? हम लोग एनालिसिस को देख लेते हैं, विश्लेषण को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? इजी लिस्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इजी लिस्टर की बात कर रहा है। यानी ये क्या थे? कानून पारित होने वाले कि इजी लिस्टर कानून पारित होने के बाद 1902 से 1910, कब से कब? 1902 से 1910
10 भूमि बंदोबस्त के प्रमुख अधिकार रहते। क्या रहते? भूमि बंदोबस्त के क्या रहे? प्रमुख अधिकारी रहे। कौन? इजी लिस्टर। कौन रहे हैं? इजी लिस्टर। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, कैप्टन विल्किंसन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी का विश्लेषण हम दोनों एक साथ देख लेते हैं। सी और डी का हम लोग विश्लेषण को एक साथ देखेंगे। कहता क्या है कि कैप्टन थॉमस विलिंगसन, दोनों सेम नाम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थॉमस विलिंगसन लिखा हुआ है, यहाँ पे कैप्टन विलिंगसन लिखा हुआ है, यानी दोनों सेम नाम है। तो 1837 में, कब की हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग? 1837 में विल्किंसन रूल्स बनाए थे। क्या बनाए थे? विल्किंसन रूल्स बनाए थे, और जो कोल्हान के हो समुदाय के स्वशासन से संबंधित थे, न कि सीएनटी से। किससे संबंधित थे? कोल्हान के हो समुदाय से। कोल्हान के हो समुदाय से क्या थे? स्वशासन से संबंधित थे, न कि सीएनटीए से। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग लगातार आप लोग बने रहिए, पेशेंस रखिए, एग्जाम करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है भूमिज विद्रोह यानी भूमिज रिवोल्ट 1832 टू 1833 का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था और इसे अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ये कहता है गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह उर्फ गंगा नारायण का हंगामा। ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ पातर, चुवाड़ विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन सिंह, कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी तिलका मांझी, तिलका आंदोलन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये गंगा नारायण सिंह, यानी कि गंगा नारायण का हंगामा। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं। वीरभूम एवं यानी गंगा नारायण सिंह ने वीरभूम एवं सिंहभूम क्षेत्र में, कहा वीरभूम एवं कहा वीरभूम एवं सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में जमींदारों व अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ा। क्या किया? सशस्त्र विद्रोह छेड़ा। सशस्त्र विद्रोह छेड़ा और ब्रिटिशर्स ने इसके गंभीर प्रभाव को कम आंकने के लिए इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा। क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा कहा था। तो बाकी बचे विकल्प का भी हम लोग एनालिसिस को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी कहता है चुवाड़ विद्रोह। किसकी बात कर? जगन्नाथ पातर चुवाड़ विद्रोह की बात कर रहे हैं, यानी 1769 से 1805। कालक्रम याद रखिएगा आप लोग, 1769 से 1805 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में जगन्नाथ पातर और रघुनाथ महतो शामिल थे। यानी यहाँ जगन्नाथ पातर का ही नाम सिर्फ लिखा हुआ है, एक और का शामिल कौन थे? रघुनाथ महतो शामिल थे। कौन थे? जगन्नाथ पातर। क्या जगन्नाथ पातर के साथ में रघुनाथ महतो इसमें शामिल थे। और जो भूमिज विद्रोह से पूर्व की ऐतिहासिक घटना, किसकी बात है? भूमिज विद्रोह से पहले की ऐतिहासिक घटना। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर, अर्जुन सिंह यानी कि कोल विद्रोह की बात करते हैं। इसके एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। 1831 से 32 कब का बात हो रहा है? 1831 से 1832 का नेतृत्व मुख्य रूप से बुद्धू भगत ने किया था। किन्होंने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम में 1857 की क्रांति के महानायक थे। जो राजा अर्जुन सिंह थे, कौन थे? जो राजा अर्जुन सिंह जो थे वो क्या थे? सिंहभूम में। कहां की बात हो रही है? सिंहभूम में 1857। कब? 1857 की क्रांति के महानायक थे। ऑप्शन नंबर डी की ओर हम लोग चलते, तिलका मांझी यानी तिलका आंदोलन की बात करते हैं। यानी तिलका आंदोलन जो है 1783 से 1785। कब से? 1783 से 1785 भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। कहां हुआ था? भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। और बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजी कमांडर क्लीवलैंड को मारा था। किसे मारा था? क्लीवलैंड को मारा था। कौन ने मारा? किसने मारा था? बाबा तिलका मांझी ने। किसने मारा था? तिलका मांझी ने।
चलते हैं लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको कहता है नागवंशी शासन व्यवस्था में भूहियरी जमीन पर राजस्व वसूल करने का अधिकार किसके पास था? ऑप्शन नंबर ए मानकी, ऑप्शन नंबर बी भूइयार, ऑप्शन नंबर सी जागीरदार, ऑप्शन नंबर डी मुंडा। तो आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूहियर। सवाल क्या कहता है नागवंशी शासन व्यवस्था में भूहियरी जमीन पर राजस्व वसूल करने का अधिकार किसके पास था? तो ऑप्शन नंबर बी भूहियर के पास था। किसके पास था? भूहियर के पास था। चलो इसी विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर के उरांव मूल, कौन? छोटा नागपुर के उरांव मूल, उरांव मूल निवासियों जो कि जिन्होंने सबसे पहले जंगल साफ किए, क्या किया था? जंगल साफ किया, उसे क्या कहा गया? भूहियार कहा गया। क्या कहा गया? भूहियार कहा गया। और उनकी जमीनों का राजस्व प्रबंधन स्वयं भूहियार ही देखते थे। यानी जो जमीनों का राजस्व प्रबंधन को, जमीनों के राजस्व प्रबंधन को कौन देखता था? भूहियार ही देखता था। बाकी बच्चे अन्य विकल्पों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विश्लेषण को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ये विश्लेषण करता है मानकी मुंडा का। मानकी मुंडा यानी मानकी मुंडा पढ़ा शासन, यानी कि मानकी जो है मुंडा जो है पढ़ा शासन में 15 से 20 गांवों के प्रधान होते थे। कितना से? पढ़ा शासन में मानकी मुंडा जो है पढ़ा शासन में 15 से 20 गांवों के 15 से 20 गांवों के प्रधान होते थे। क्या होते थे? प्रधान होते थे। कौन होते थे? मानकी मुंडा। और नागवंशी शासन में इनका पद गौण हो गया था, यानी कि शांत हो गया था, यानी कि गौण हो गया था, पूरी तरह से छुप गया था। ऑप्शन नंबर सी जागीरदार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जागीरदार, यानी वे बाहरी या विशिष्ट व्यक्ति थे। जागीरदार जो है ये बाहरी व विशिष्ट व्यक्ति थे, विशिष्ट व्यक्ति थे, और जिन्हें नागवंशी शासकों ने मुगलों को नियमित मालगुजारी देने के उद्देश्य से कर वसूली के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था। क्या किया था? नियुक्त किया था। चलते हम लोग ऑप्शन नंबर डी मुंडा के बारे में। तो मुंडा समाज में गांव के मुखिया को मुंडा कहा जाता है। यानी मुंडा समाज में, कहा? मुंडा समाज में गांव के मुखिया को, किसको? गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है झारखंड की किस जनजाति में मुंडा मान की प्रशासनिक व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा विलिंगकिंसन रूल्स के तहत कानूनी मान्यता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति, ऑप्शन नंबर सी खड़िया जनजाति, ऑप्शन नंबर डी बिरहोर जनजाति। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति। कौन सा? हो जनजाति। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके विश्लेषण को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जनजाति की। कोल्हान क्षेत्र की हो जनजाति, कौन से? कोल्हान क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र की हो जनजाति की मुंडा मान की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ष 1837 में, कब की बात हो रही है? वर्ष 1837 में गवर्नर जनरल के एजेंट थॉमस विलिंगकिंसन द्वारा 31 नियमों का विलिंगकिंसन रूल्स को यहाँ पे राव रूल्स को यहाँ पे लागू किया जाता है। कितने? 31 नियमों। कितना? 31 नियमों को। चलते हम लोग बाकी अन्य विकल्पों का भी हम लोग एनालिसिस को देखते हैं। बात हम लोग करेंगे संथाल जनजाति की। पहला बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की, यानी संथालों की शासन व्यवस्था जो है, किसकी? संथालों की शासन व्यवस्था मांझी परगनायत है। क्या है? मांझी परगनायत है। क्या है? मांझी परगनायत है, जिसे 1856 के प्रसिद्ध, कब की बात हो रही है? 1856 के प्रसिद्ध, 1856 के प्रसिद्ध यूल रूल, किसकी हम बात कर रहे हैं? यूल रूल, यूल रूल
के माध्यम से मान्यता प्राप्त हुई थी। अब बाकी बचे हम लोग अन्य विकल्पों की हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर ए की हम लोग चर्चा कर लिए और ऑप्शन नंबर बी की हम लोग चर्चा कर लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, खड़िया जनजाति यानी कि खड़िया समाज की शासन व्यवस्था, खड़िया समाज की शासन व्यवस्था क्या ढोकलो सार है। कौन है, ढोकलो कौन है, ढोकलो सार है, जो एक प्रगतिशील सामाजिक राजनीति का एक प्रकार से ढांचा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बिरहोर जनजाति की बात हम लोग कर लेते हैं। बिरहोर जो है आदिम और घुमंतु समाज है। क्या है, आदिम और घुमंतु समाज। कैसा समाज है, आदिम और घुमंतु समाज है। और इनकी लघु सामाजिक व्यवस्था टंडा पर आधारित होती है। किसके ऊपर होती है, टंडा पर ये आधारित होती है। और मुंडा मानकी जैसी व्यवस्था इनमें पाई जाती है। जैसे मुंडा मानकी जैसा, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था पाई जाती है। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको कहता है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति अर्थात JIPP 2021 का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए केवल भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनफील्ड और MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन, ऑप्शन नंबर सी केवल खनन क्षेत्र का विकास, ऑप्शन नंबर डी कृषि निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब को कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी ग्रीनफील्ड और MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। तो इससे आपका सही जवाब क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग एक एक करके एनालिसिस को देखते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ग्रीनफील्ड और MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी की चर्चा पहले करेंगे हम लोग, यानी JIPP 2021 का कौन, JIPP यानी डबल आई है, IPP 2021 का, किसका, 2021 का मुख्य एजेंडा झारखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ऊपर लाना और नए ग्रीनफील्ड उद्योगों को आर्थिक सब्सिडी देना और राज्य के छोटे और लघु उद्योगों को सुदृढ़ कर नए रोजगार पैदा करना है। तो बाकी बच्चे अन्य विकल्पों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए का जैसे केवल भारी उद्योग वहां पे लिखा गया, यानी भारी उद्योगों का झारखंड में इतिहास रहा है। कहां रहा है, झारखंड में इतिहास रहा है। किसका, भारी उद्योगों का इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान नीति का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र का विविधीकरण करना है, न कि केवल भारी उद्योगों तक सीमित रहना है। तो बाकी अन्य विकल्पों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल खनन की बात करते हैं हम लोग, यानी सरकार केवल माइनिंग के बजाय, किसके बजाय, सरकार जो केवल माइनिंग के बजाय किसके बजाय, माइनिंग के बजाय अब मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि पर्यावरणीय असंतुलन से बचा जा सके। किससे बचा जा सके, पर्यावरण असंतुलन से, पर्यावरण असंतुलन से बचा जा सके, ऑप्शन नंबर डी कहता है कृषि निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी यह विकल्प जो है नकारात्मक और त्रुटिपूर्ण है। क्यों, नई औद्योगिक नीति में एग्रो प्रोसेसिंग को प्रमोट करने और निर्यात को सुगम बनाने की योजना यहाँ पे बनाना होता है।